गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आनंद कुमार और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे हरियाणा जीके। दोस्तों, दो लेक्चर हरियाणा जीके के मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला लेक्चर मैंने आपको करवाया हरियाणा का गठन और दूसरा लेक्चर करवाया मैंने आपको हरियाणा का प्रशासनिक इकाई। तो दोनों लेक्चर्स के बाद में वो थी बेसिक नॉलेज हरियाणा की, कि हरियाणा पहले क्या था और क्या क्या बातें हुई हरियाणा के पास में साथ में, जो कि हरियाणा का गठन हुआ। उसके बाद वर्तमान में हरियाणा जब एक राज्य बन गया तो उसकी प्रशासनिक इकाई कैसे कैसे विस्तृत है वो मैंने आपको संपूर्ण व्याख्या दी उसकी। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम हरियाणा को तीन पार्टों में डिवाइड करेंगे: हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी और हरियाणा की पॉलिटी। तो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं आपको हरियाणा की हिस्ट्री से। तो जो हरियाणा का इतिहास है हमारा, वो हरियाणा का इतिहास एक प्राचीन काल तक तो जो सेम रहेगा इतिहास हमारा, वो हरियाणा का और इंडियन हिस्ट्री का वो सेम रहेगा हमारा। कुछ कुछ बातें हैं हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, तो उनको उसका जो निचोड़ है हरियाणा के इतिहास में, मतलब कि मान लेते हैं कि जैसे आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस सभ्यता को हम पढ़ते हैं नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। लेकिन जब हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां से कुछ कंप्रेस करते हैं हम, क्या निकालते हैं निचोड़ वहां से, कि हरियाणा में इस सभ्यता का क्या रोल था। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हरियाणा के इतिहास की। जो पहला चैप्टर रहेगा हमारा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, और इस सभ्यता में हमारे हरियाणा का क्या रोल था। तो इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा आपको दो पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों हमें इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये क्या थी। तो शुरुआत करते हैं हम। जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसी सभ्यता का, हम उस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे हम कंप्लीट हरियाणा को, कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे हरियाणा का क्या रोल था, हरियाणा में कि ये सभ्यता कहाँ कहाँ पर विस्तृत थी, उन स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जगहों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। नाम से ही दोस्तों पता लगता है कि सिंधु सिंधु है एक नदी का नाम। जो सिंधु है ये एक रिवर का नाम है। सभ्यता एक व्यवस्थित तरीके से मानव जीवन का, मानव का जीने का ढंग, जीने का ढंग, उसे हम कहते हैं सभ्यता। मतलब कि एक व्यवस्थित तरीके से मानव कैसे अपने जीवन को निर्वहन करता है, कैसे अपने जीवन को जीता है, वो चीजें पढ़ते हैं हम इस सभ्यता में। जो हमारी सभ्यता थी, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे तो जो पहला पॉइंट यहां से देखते हैं हम, कि नदी, इस नदी के नाम से इस सभ्यता का नाम रखा गया। क्यों? क्योंकि जितने भी मैक्सिमम स्थल या जगहों की खोज हुई जो कि इस सभ्यता के स्थल थे, वो मैक्सिमम स्थल इस नदी के किनारे पाए गए, सिंधु नदी के किनारे। तो इस सभ्यता का नाम इतिहासकारों द्वारा रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सभ्यता को हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता? क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला नगर खोजा गया था, स्थान खोजा गया था, जगह खोजी गई थी, वो थी हड़प्पा। हड़प्पा गांव हमें सबसे पहला मिला था इस सभ्यता का, इसलिए इतिहासकार इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो ये एक नदी के नाम से हमें इस सभ्यता का नाम मिला है हमें, जिसे हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला पॉइंट इस सभ्यता का, कि विश्व की, पूरे विश्व की बात करते हैं, विश्व की 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक, विश्व की 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है हमारी। 4 में से कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले 3 बड़ी सभ्यता पूरे विश्व में हमें और देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नील नदी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। और ये जो नील नदी की सभ्यता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। जो दूसरी सभ्यता हम विश्व की पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता।
और जो तीसरी सभ्यता हम पढ़ते हैं विश्व में, वो पढ़ते हैं हम चीन की सभ्यता। और जो चौथी सभ्यता हम पढ़ते हैं विश्व की, वो पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही हमारा आज का चैप्टर होगा पढ़ने के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो विश्व की 4 सबसे बड़ी सभ्यताएं कौन सी कही हमने? नील नदी की सभ्यता, या इसे हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी विश्व में? मेसोपोटामिया की सभ्यता, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता। तीसरी चीन की सभ्यता, और चौथी हमारी सभ्यता, अपनी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कि हमारा चैप्टर है आज का, ये हमें कैसे ज्ञात होता है कि आदि मानव जो पहले अपना जीवन निर्वहन कैसे करते थे? फल खाकर, फूल खाकर और कच्चे मांस को खाकर अपना जीवन निर्वहन करते थे। तो आदि मानव से मनुष्य बनने तक का जो सफर था, बीच का जो सफर था, आदि मानव से स्टार्ट होकर, और जब हम मनुष्य जीवन में आए, हम एक सभ्य जीवन में आए, उसके जो बीच का जो टाइम पीरियड था, वो हमने नाम दिया, किसका नाम दिया हमने? सिंधु घाटी सभ्यता का। कि कैसे निर्वहन हुआ हमारा उस जीवन से और इस जीवन तक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो काल है हमारा, टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है फ्रेंड्स, वो कौन सा माना गया है? 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हमारा जो टाइम दिया गया है, काल दिया गया है, वो काल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब ये काल हमें कैसे पता लगा इसका? क्योंकि ये इतिहास तो हमें कुछ, कौन सा इतिहास लगता है? इतिहास होता है हमारा 3 प्रकार का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। और जो दूसरा होता है हमारा हिस्ट्री का भाग, वो होता है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? इस इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? किस इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं? उस इतिहास में मिले कोई भी अस्थिपिंजर, कोई भी अवशेष, या कोई भी अभिलेख, या कोई भी उपनिषद, प्राग ऐतिहासिक काल में हम उसे देखते हैं कि जिसको ना तो पढ़ा जा सके, ना तो पढ़ा जा सके, और ना ही लिखा जा सके, उसे तो हम कहते हैं प्राग इतिहास। जिसको ना तो पढ़ा जा सके और ना ही लिखा जा सके। आद इतिहास, जिसको लिखा ना जा सके, जिसको लिखा ना जा सके, ओनली पढ़ा जा सके, पढ़ा जा सके या समझ सके, उसे हम कहते हैं आद इतिहास। और इतिहास जिसको पढ़ा भी जा सके और जिसको लिखा भी जा सके, जो कि आज है हमारे पास हिस्ट्री, उसे हम कहते हैं इतिहास। तो प्राग इतिहास, जिसको ना तो हम पढ़ सकते हैं और ना ही हम उसको लिख सकते हैं, खाली क्या कर सकते हैं इसको हम? खाली इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, खाली इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल में हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शैली पूछते हैं हम, कौन सी होती है फ्रेंड्स? शैली भाव चित्रात्मक शैली,
भाव चित्रात्मक शैली। कि सिंधु घाटी सभ्यता की शैली कौन सी है? भाव चित्रात्मक शैली है। हम इस सभ्यता में पाए गए अवशेषों में से सिर्फ चित्रों को देखते हैं और उन चित्रों को देख के खाली अनुमान लगाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा पहले इतिहास में। तो एक तो 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का काल, और दूसरा इसकी भावचित्रात्मक शैली। ये हमें कहां से पता लगती हैं? हमारे साइंस में एक पद्धति होती है जिसको हम बोलते हैं C14 पद्धति। और C14 पद्धति से हम क्या करते हैं? जीवाश्मों की आयु के बारे में ज्ञात करते हैं। जीवाश्मों की आयु के बारे में ज्ञात करते हैं। तो इसी C14 पद्धति से हमें इस सभ्यता के मिले हुए अवशेष या खोजे गए नगर या स्थानों के टाइम पीरियड का अंदाजा लगाया, हमने अनुमान लगाया। कहां से? C14 पद्धति से। और इसकी शैली का पता लगाया। इस पद्धति को मानकर हमने इसका टाइम पीरियड दिया 2200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। और भारत में कहां पर लिखी हुई है ये C14 पद्धति के अनुसार? हमें इस सभ्यता का ये काल दिया द गजेटियर ऑफ इंडिया। द गजेटियर ऑफ इंडिया में ये बात लिखी गई है क्या? कि C14 पद्धति को मानकर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के काल को बताया 2200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। तो अब बढ़ते हैं हम इसमें थोड़ा सा और आगे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो मैंने आपको कहा कि इस सभ्यता का नाम कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा, और ये हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो हड़प्पा सभ्यता इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल था इसका हड़प्पा, और जिसकी खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। दूसरा जो इस सभ्यता का खोजा गया स्थल था वो था मोहनजोदड़ो। और इस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इस मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 21 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा। तो 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो, और 1924 में सर जॉन मार्शल द्वारा इस सभ्यता को मान लिया गया कि ये सबसे पुरानी सभ्यता थी। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक नाम लिखा, सर जॉन मार्शल। ये तत्कालीन उस समय के पुरातात्विक विभाग के अधिकारी थे, मुख्य अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पेपर में कि किसके नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, या किसके नेतृत्व में हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मान्यता मिली हमें 1924 में? वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन स्थानों की खुदाई हुई। ये कौन थे? तत्कालीन पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, मेन अधिकारी थे सर जॉन मार्शल। तो दोस्तों, जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, इनसे अब क्वेश्चन देखते हैं हम कि यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, ये थी नगरीय सभ्यता। मतलब कि यहां पर जो गांव बसे हुए थे, जो जगह बसी हुई थी, वो थे नगर। एक व्यवस्थित ढंग से नगर बने हुए थे ये। तो हड़प्पा जो है ये मिलता है हमें एक गांव की फॉर्म में। एक गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन निर्वहन करते हैं, उसकी जानकारी, ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी हमें मिलती है हड़प्पा से, और शहर की जानकारी मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से। ये था इस सभ्यता का शहर। इसलिए कुछ इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा की राजधानी बताया गया मोहनजोदड़ो को।
ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे कि यहाँ पर था क्या क्या। जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी या मोहनजोदड़ो है, इसकी जो शैली देखते हैं हम, इसका जो विस्तृत विस्तार देखते हैं हम, वो इतिहासकार बताते हैं कि ये विस्तार इसका कैसा कि शतरंज के तरीके से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। अब शतरंज में हम देखते हैं, इस चेस बोर्ड को हम देखते हैं कि प्रत्येक लाइन, हर एक लाइन दूसरी लाइन को समकोण पर काटती है, या हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण पर काटती है। मतलब कि यहां पर जो लोग बसे हुए थे इस सभ्यता में, वो ऐसे सभ्य तरीके से रहते थे कि उनके घर एक व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे, एक ढंग से बने हुए थे, ना कि एक घर यहाँ पे है और दूसरा घर यहाँ पे है, तीसरा घर यहाँ पे है, नहीं, कि एक सभ्य तरीके से। मानो कि एक सेक्टर की फॉर्म में, जैसे एक शहरों में होते हैं सेक्टर्स होते हैं, उन सेक्टर्स की फॉर्म में ये नगर पहले बसा हुआ था। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अब इस सभ्यता का हम देखते हैं विस्तार कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था। इसका विस्तार ये था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में, भारत की दृष्टि से देखेंगे अब हम कि जम्मू कश्मीर का एक गांव मांदा, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान का एक गांव सूत का गेंडोर, और ये जो सूत का गेंडोर गांव है ये पड़ता है बलूचिस्तान स्टेट में, बलूचिस्तान स्टेट में। उसके बाद में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक गांव है दाइमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह का नाम है आलमगीरपुर। यूपी के मेरठ जिले में ये इस सभ्यता का विस्तार था कि मांदा से लेकर सूत का गेंडोर पाकिस्तान में, दाइमाबाद और आलमगीरपुर ये इस सभ्यता का विस्तार था। तो कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार। ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में इस सभ्यता का विस्तार था। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान में सूत का गेंडोर, और पाकिस्तान में अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूत का गेंडोर दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। दास्क नदी के किनारे बसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में मांदा, ये जो मांदा है ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये गोदावरी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। और जो आलमगीरपुर है यूपी में, मेरठ जिले में, ये है हमारा हिंडन नदी के तट पर। तो यहां से कई क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पाकिस्तान का सूत का गेंडोर गांव, जो कि सभ्यता का मुख्य स्थल था, किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर में जो हमें इस सभ्यता का स्थल मिला भारत में, वो मिला हमें मांदा गांव, और मांदा चेनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा यूपी में आलमगीरपुर मेरठ जिले में यूपी के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। दाइमाबाद महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले में है, जो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, तब तक आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं हम इस सभ्यता में कि मोहनजोदड़ो में जो नगर, एक नगरीय विस्तृत था क्षेत्र, वो कैसे था कि यहां पर थी संरचना घरों की। हम पढ़ते हैं सिर्फ एक घर के बारे में कि
मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा में जब हम किसी एक घर में प्रवेश करते थे तो प्रवेश करने पे मुख्य द्वार के सामने एक ऊंची दीवार होती थी ताकि कोई घर ना दिखे यहाँ पर, और दोनों रास्ते होते थे एंट्री के, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। प्रत्येक घर में 3 से 4 कमरे होते थे। ठीक है, राइट साइड में जो कमरा था इसके साथ में होता था स्नान घर, और इसी स्नान घर के पास में प्रत्येक घर में होता था एक कुआं। ये था हर एक घर का विस्तार। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जो जितने भी घर थे ये इन घरों के दरवाजे मुख्य द्वार इन घरों के मेन गली में ना खुलकर, मुख्य गली में ना खुलकर छोटी गली में या पीछे की गली में ये दरवाजे खुलते थे। सिर्फ और सिर्फ लोथल एक ऐसा जगह है इस सभ्यता का, लोथल, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य गली में खुलते थे हमेशा। तो यहां से जो क्वेश्चन अराइज होते हैं अब कि कहां से हमें क्या मिला, यहां से इस सभ्यता से क्वेश्चन यही आते हैं कि उस स्थल की खोज किसने की, वो स्थल कहां पे मिला, या किस नदी के किनारे है, या अवशेष दिए जाएंगे हमें क्वेश्चन में, और ये अवशेष हमें इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कहां से मिले। तो क्वेश्चन बार बार आता है कि महान स्नानागार ये हमें कहां से मिले, ये हमें मिले मोहनजोदड़ो से, या महान स्नानागार इस सभ्यता की मुख्य इमारत होती थी। ये जो कमरा होता था स्नानागार के साथ में, इसमें एक जगह होती थी अनाज इकट्ठा करने की जगह, और इसको बोलते हैं हम अन्नागार। मतलब कि इस सभ्यता के लोग अन्नागार भी अपने घरों में रखते थे। तो अन्नागार हमें कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले। उसके बाद अगर अन्नागार रखते थे ये लोग, तो इसमें किस किस फसल को रखते थे, ये रखते थे गेहूं और जौ को। जो गेहूं और जौ थी ये इन लोगों की मुख्य फसल होती थी। मतलब ये खेती भी करते थे, तो खेती करते थे, तो खेती के साधन क्या होते हैं, बैल और बैलगाड़ी के पहिए, ये वगैरह हमें कहां से मिले, ये भी पढ़ेंगे हम। मतलब यहां से एक पॉइंट नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखेंगे कि 2 जगह लेते हैं हम, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो भी स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो भी अवशेष हमें मिला, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है, अगर वो है ग्रामीण क्षेत्र से या एक गरीबी से रिलेटेड वो क्वेश्चन है, जैसे हम देखते हैं मिट्टी के मनके, या हम कह देते हैं क्या, कौन सा अवशेष, और कि कच्ची ईंटें, मतलब कि जिसके नाम से एक गरीबी झलकती है, वो अगर अवशेष पूछा गया है कहाँ का, तो वो हम कहेंगे हड़प्पा का। और जहां से, जिस स्थान से हमें या जो अवशेष दिया गया उस अवशेष से हमें एक अमीरी झलकती है, तो वो अवशेष हमेशा होगा किसका, मोहनजोदड़ो का। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, क्या कि इस सभ्यता के जो लोग थे ये इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता बोलते थे, ये बोलते थे इसको कांस्य युगीन सभ्यता। मतलब कि इस सभ्यता के लोग कांसा धातु से प्रचलित थे, जबकि लोहा से प्रचलित नहीं थे। लोहा जो धातु है हमारी आयरन, इस धातु से ये लोग प्रचलित नहीं थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार होता है उत्तर वैदिक काल में। इसलिए इस सभ्यता को हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। अब पढ़ेंगे हम इस सभ्यता में हरियाणा का जिक्र, कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे हरियाणा का क्या जिक्र है और कौन कौन से स्थल मेल खाते हैं हमारे इस सभ्यता से। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी जो पॉइंट्स रह गए इस क्लास के वो डिस्कस करेंगे हम जब इस क्लास को हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे उस क्लास में।
तो दोस्तों जो भी लेक्चर, जो हमें एक मुहिम चला रखी है राज डिफेंस एकेडमी की आपके यूट्यूब चैनल पर, इसमें मैथ्स का लेक्चर, रीजनिंग का लेक्चर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और नेशनल जीके, जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं डेली आपको एक एक लेक्चर हर सब्जेक्ट का प्रोवाइड करेंगे हम। जो भी वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।